नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र से संबंधित लगभग 45 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। ये जो हमारे प्रश्न होंगे अर्थशास्त्र पर आधारित, ये प्रश्न सभी प्रकार के एक दिवसीय परीक्षाएं जैसे आपकी एसएससी की परीक्षाएं हो गई, उसके बाद रेलवे के, उसके बाद पुलिस के, उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं, उसके बाद लेखपाल की परीक्षा और उसके बाद स्टेट पीसीएस के अलावा जितने भी एक दिवसीय एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, केंद्र व राज्य वित्तीय विवादों का निपटारा कौन करता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो केंद्र और राज्य से संबंधित जो वित्तीय विवाद होते हैं उनका निपटारा किया जाता है वित्त आयोग के द्वारा। तो आप याद रखिएगा, वित्त आयोग के द्वारा जितने भी वित्तीय विवाद होते हैं जो कि केंद्र और राज्य से संबंधित होते हैं उन सभी वित्तीय विवादों का निपटारा वित्त आयोग करता है। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा यह जो वित्त आयोग है इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1951 में की गई थी। तथा प्रेजेंट टाइम में हमारे देश में कौन सा वित्त आयोग लागू किया गया है? तो 15वां वित्त आयोग प्रेजेंट टाइम में हमारे देश में चल रहा है। तथा 15वां वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं एन.के. सिंह है। कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में जो 15वां वित्त आयोग हमारे देश में चल रहा है उसके अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में एन.के. सिंह हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? यानी जो हमारा एमएसपी होता है उसका जो निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो निर्धारण है किया जाता है कृषि लागत व मूल्य आयोग के द्वारा। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा होता है? तो उत्पादन का सबसे गतिशील कारक माना जाता है पूंजी यानी कैपिटल। तो आप इसे याद रखिएगा। प्रोडक्शन को गति प्रदान करने में जो मुख्य भूमिका निभाता है फैक्टर वो होता है कैपिटल यानी पूंजी। तो आप इसे याद रखिएगा, पूंजी इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है, किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? तो कोई उद्यमी होता है, कोई व्यापारी होता है, उसका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है जोखिम उठाना। तो इसे आप याद रखिएगा, जोखिम उठाना इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है, कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो कागजी मुद्रा जो है जारी की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरबीआई के द्वारा जो है कागजी मुद्रा जारी की जाती है। तथा जितनी भी कागजी मुद्रा जारी की जाती हैं उनको जारी करने का अधिकार आरबीआई के पास है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। अगला हमारा प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तथा 1 जनवरी, ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो दोनों डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई तथा 1 जनवरी वर्ष 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी वर्ष 1935 में, तो उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन बने थे? तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को, तब उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर बने थे सर आसबोर्न स्मिथ। कौन? तो सर आसबोर्न स्मिथ जो थे ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर बने थे जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में की गई। इसके बाद जब 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन कर दिया गया यानी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, तो उस समय इसके जो गवर्नर बने थे वो बने थे सी.डी. देशमुख। तो दोनों आपको याद रखना है। आरबीआई के नेशनलाइजेशन के बाद इसके पहले गवर्नर बने थे सी.डी. देशमुख। तथा जब इसकी पहली बार स्थापना की गई थी 1935 में, उस समय इसके पहले गवर्नर बने थे आसबोर्न स्मिथ, सर आसबोर्न स्मिथ। वहीं अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में जो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है वो हैं शक्तिकांत दास। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है इस प्रश्न से रिलेटेड। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का खुली कार्यवाही का अर्थ क्रय और विक्रय में क्या होता है? तो
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो खुली कार्रवाई का अर्थ होता है क्रय और विक्रय में, उसका अर्थ होता है सरकारी बांडों का क्रय और विक्रय करना। तो आप याद देखिएगा, जो आरबीआई होता है वो खुली कार्रवाई में सरकारी बांडों की क्रय और विक्रय करता है। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला हमारा है सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या होता है। तो सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या होता है, ब्याज दर कम होना। तो आप याद देखिएगा, ब्याज की दर कम होना सस्ती मुद्रा का अर्थ होता है। तो इसे आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला हमारा प्रश्न है सरकार आर्थोपाय अग्रिम यानी वेज एंड मीन्स एडवांस, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में हम WMA भी कहते हैं, कहाँ से लेती है। तो सरकार जो होती है, जो केंद्र सरकार होती है, वो अग्रिम यानी जो एडवांस लेती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेती है, यानी आरबीआई से लेती है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए कुल आय को किससे भाग दिया जाता है। तो कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय हमें मिल जाती है। तो आप याद रखिएगा, जो हमारे देश की टोटल आय है उसको देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय निकलती है। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। तो क्रोमर, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमर का यह कथन है मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है जिस मुद्रा में शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति होती है उस मुद्रा को हम क्या कहते हैं। तो जिस मुद्रा में शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति देखी जाती है उस मुद्रा को हम गर्म मुद्रा कहते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। ये प्रश्न इस बार का जो बिहार PCS का एग्जाम हुआ है उसमें यह प्रश्न पूछा गया था PT के एग्जाम में कि जो हिंदू वृद्धि दर होती है वो किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है GDP से। तो आप इसे याद रखिएगा, जो हिंदू वृद्धि दर है इसका संबंध GDP से था। तो इसे आप याद रखिएगा। यह प्रश्न BPSC यानी बिहार PCS का जो इस बार 2019 का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है। तो प्रेजेंट टाइम में भारत की राष्ट्रीय आय का जो प्रमुख स्रोत हो गया है वो हो गया है सेवा क्षेत्र, यानी जो सर्विस सेक्टर है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे देश की इनकम में। तो आप इसे याद रखिएगा, सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र। अगला हमारा प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत में जो राष्ट्रीय आय का आकलन है यह किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। तो आप याद रखिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है वह भारतीय राज्य कौन सा है जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक में नहीं होता है। तो इसका आंसर सभी को पता होगा, जम्मू और कश्मीर। अगला हमारा प्रश्न है भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। तो यह भारत के अलावा एशिया का भी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो आप याद रखिएगा, भारत व एशिया दोनों का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना की गई थी 1875 में। तो आप याद रखिएगा, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है यह भारत के अलावा पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जिसकी स्थापना 1875 में की गई। अगला हमारा प्रश्न है अर्थशास्त्र में मुद्रा के तुल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है। तो अर्थशास्त्र में मुद्रा के तुल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है, प्रतिलोम का। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला हमारा है स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या होती है। तो इसका आंसर आपका है गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति को हम स्टैगफ्लेशन के नाम से जानते हैं। जिसे आप याद रखिएगा, गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति स्टैगफ्लेशन कहलाती है। अगला हमारा प्रश्न है IMF के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का समतुल्य अमेरिकी डॉलर के रूप में और अन्य किस मुद्रा में घोषित करना होता है। तो IMF का जो नियम है उसके अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का समतुल्य अमेरिकी डॉलर के रूप में, उसके बाद पाउंड स्टर्लिंग के रूप में घोषित करना होता है। तो इसे आप याद रखिएगा, अमेरिकी डॉलर और पाउंड स्टर्लिंग के रूप में। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला हमारा है योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो वर्ष 1950 में। आप याद रखिएगा, वर्ष 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। प्रेजेंट टाइम में यानी कि वर्तमान में योजना आयोग अस्तित्व में नहीं। आप याद रखिएगा,
इसके स्थान पे नीति आयोग को बना दिया गया है, तो इसे आप याद रखिएगा। अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग को बना दिया गया है तथा वर्ष 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। अगला हमारा है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो योजना आयोग के आधार पर मैंने आपको बताया था नीति आयोग बन गया है, तो अब नीति आयोग का भी जो अध्यक्ष होगा वो होगा प्रधानमंत्री। तो इसे आप याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जो होते हैं वे नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था वर्ष 1952 ईस्वी में। तो आप इसे याद रखिएगा, वर्ष 1952 में। अगला हमारा प्रश्न है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई? तो हमारे देश में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी इसको प्रारंभ किया गया था वर्ष 1951 में नई दिल्ली से। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है योजना अवकाश कब से कब रहा? तो आपको बताना है जो योजना अवकाश था, मतलब पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य जो योजना का अवकाश हो गया था वो कब से कब चला था। तो पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य जो योजना अवकाश हुआ था यह रहा था 1966 से 1969 के बीच। तो आप याद रखिएगा, ये जो आपके सामने 4 प्रश्न दिख रहे हैं इस चारों प्रश्न लगातार कई बार एग्जाम से पूछे गए प्रश्न है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये कब शुरू की गई थी। इसके अलावा यह जो योजना अवकाश वाला प्रश्न है यह भी लगातार लगभग 20 से 25 बार सभी प्रकार की परीक्षाओं में रिपीटेड प्रश्न है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है भारत में वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? तो हमारे देश में जो फाइनेंशियल ईयर है, जो वित्तीय वर्ष है, यह 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है तथा 31 मार्च तक होता है। तो इसे आप 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक होता है। तो इसे याद देखिएगा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारा वित्तीय वर्ष होता है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर होता है। अगला हमारा प्रश्न है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा होता है? तो प्रेजेंट टाइम में हमारा केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया हमारे देश का जो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। वहीं आरबीआई का भी वित्तीय वर्ष कई बार पूछा जाता है। तो आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष होता है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो वित्तीय वर्ष होता है यह अलग होता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष होता है ये 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि आरबीआई का वित्तीय वर्ष कब से कब होता है, तो आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून के बीच। और वहीं अगर आपको भारत का वित्तीय वर्ष पूछे तो भारत का वित्तीय वर्ष होता है यानी हमारे देश का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो 1 रुपये का जो नोट है यह वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है पहला पूर्ण भारतीय बैंक कौन सा है? तो भारत का जो पहला पूरी तरह से भारतीय बैंक था वह था पंजाब नेशनल बैंक, यानी पीएनबी जो था यह हमारे देश का पूर्ण रूप से भारतीय बैंक था। अगला हमारा प्रश्न है पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना है यह की गई थी 1894 ईस्वी में। अगला हमारा प्रश्न है भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की गई? तो भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी वर्ष 1921 में। तो आप इसे याद रखिएगा, वर्ष 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी तथा यही जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था ये आगे जाकर एसबीआई बना था, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना था। अगला हमारा प्रश्न है सार्वजनिक बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो जितने भी सार्वजनिक बैंक है उनमें से सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई। अगला हमारा प्रश्न है भारत का पहला मोबाइल बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला मोबाइल बैंक स्थापित किया गया था खारगोन मध्य प्रदेश में। तो आप याद रखिएगा, भारत का जो पहला मोबाइल बैंक था इसको स्थापित किया गया था खारगोन मध्य प्रदेश में। अगला हमारा प्रश्न है पहला ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? तो हमारे देश में जो पहला ग्रामीण बैंक था यह स्थापित किया गया था 2 अक्टूबर 1975 को। तो आप याद देखिएगा 2 अक्टूबर 1975 को देश में हमारे पहला ग्रामीण बैंक स्थापित किया गया था। तो ये डेट आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा प्रश्न है देश का पहला ग्रामीण बैंक कौन सा है? तो हमारे देश में जब 2 अक्टूबर
1975 को ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। तो हमारे देश का जो पहला ग्रामीण बैंक बना था वो बना था प्रथम बैंक। तो इसे आप याद रखिएगा, प्रथम बैंक जो था ये हमारे देश का पहला ग्रामीण बैंक था। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, नाबार्ड बैंक जो है उसका पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो नाबार्ड बैंक का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। आप याद देखिएगा, नाबार्ड का पूरा नाम क्या होता है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तथा नाबार्ड की जो स्थापना ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो 12 जुलाई 1982 को, कब, तो 12 जुलाई वर्ष 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तथा इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट टाइम में मुंबई में है। तथा नाबार्ड का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा बैंक दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराता है। तो दीर्घकालीन साख उपलब्ध कौन सा बैंक कराता है, तो भूमि विकास बैंक। तो आप यहाँ देखिएगा, जो भूमि विकास बैंक है वह दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराता है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम का जो मुख्यालय है यह प्रेजेंट टाइम में मुंबई में है। तो आप यहाँ देखिएगा, प्रेजेंट टाइम में मुंबई में LIC का मुख्यालय है। तथा LIC की स्थापना 1956 ईस्वी में की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, सहकारी साख संगठन का शुभारंभ कब हुआ। तो सहकारी साख संगठन का शुभारंभ किया गया था वर्ष 1904 ईस्वी में। तो आप यहाँ देखिएगा, वर्ष 1904 में सहकारी साख संगठन का शुभारंभ किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का आयात निर्यात बैंक कौन सा है। तो एग्जिम बैंक जो हमारा है यह भारत का आयात व निर्यात बैंक है। तो इसे आप याद रखिएगा, एग्जिम बैंक। तथा एग्जिम बैंक की जो स्थापना है यह 1982 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर भी प्रेजेंट टाइम में मुंबई में है। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में रुपये का अवमूल्यन यानी डीवैल्यूएशन कब किया गया था पहली बार। तो भारत में रुपए का जो अवमूल्यन है यानी कि डीवैल्यूएशन है पहली बार किया गया था वर्ष 1949 ईस्वी में। तो आप याद देखिएगा, वर्ष 1949 में भारत में रुपए का पहली बार डीवैल्यूएशन यानी अवमूल्यन किया गया था। तो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वर्ष 1949 में। अगला हमारा प्रश्न है, वे कौन से बैंक हैं जिन्होंने किसानों को अपने तक पहुंच आसान बनाने के लिए किसान क्लब बनाया। तो किसानों को किसानों की अपने तक पहुंच को आसान बनाने के लिए यानी अपने बैंकों तक किसानों की पहुंच को आसान करने के लिए जो किसान क्लब है यह बनाया गया था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के द्वारा। आप याद देखिएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में किसानों की पहुंच को और आसान बनाने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के द्वारा किसान क्लब की स्थापना की गई थी। तो इसे आप याद देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना कब की गई। तो LIC की जो स्थापना है यह 1956 ईस्वी में की गई थी। तो आप याद देखिएगा, वर्ष 1956 में LIC की स्थापना की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है। तो भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। तो आप इसे याद देखिएगा, भारत में नोट जारी करने के लिए न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया। तो भारतीय मुद्रा को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय कब बनाया गया था, तो 1993 और 94 के केंद्रीय बजट में। तो आप देखिएगा, 1993-94 के केंद्रीय बजट में भारतीय मुद्रा को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय बना दिया गया था। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। तो RBI का प्रेजेंट टाइम में मुख्यालय मुंबई है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसके बाद इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। तथा इसके प्रेजेंट टाइम में जो हैं गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने टोटल 46 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कर लिया है जो कि इकोनॉमिक्स पे आधारित थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, होप आप सारे ही अच्छे होंगे। तो अब देखिए, खैर न्यू ईयर आने वाला है, तो एक नए संकल्प के साथ आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर देते हैं,
क्योंकि अनअकैडमी आपको एक और मौका दे रही है ड्रीम वीक फॉर 2023। यहाँ पे आपको 23% का ध्यान रखिएगा आपको ऑफ मिलने वाला, जिससे आप जितने भी बैच कोर्सेज हैं एसएससी के वो सारे एसेस कर सकते हैं, चाहे वो सीएचएसएल के हों, चाहे वो जीडी के हों, या फिर नॉन टेक्निकल के हों, एमटीएस के हों, या फिर इवन नॉन टेक्निकल में जाके आप रेलवेज के भी जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अभी 23% का ऑफ चल रहा है और प्लस 10% का आपको अप टू क्वाइन से भी मिलता है, जिसमें कोड आपको अप्लाई करना पड़ता है wimleys@14। ठीक है, ध्यान रखिएगा wimleys@14 कोड यूज करना पड़ता है। तो अभी आपके पास बहुत बेहतर मौका है, आप यूज करेंगे 23% का ऑफ मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको बहुत सारे बैच कोर्सेज लाइक विजय पथ बैच कोर्स हो गया, सिलेक्शन का संकल्प बैच कोर्स हो गया, टारगेट एमटीएस बैच कोर्स हो गया, प्लस हर तरीके की क्विजेज आपको अप्लाई करी गई वहां पे जो आप अप्लाई करके दे सकते हैं, जैसे इंग्लिश सेक्शनल टेस्ट सीरीज हो गया, जीएस सेक्शनल टेस्ट सीरीज हो गया, या फिर सीजीएल टीयर 1 का हो गया, जीडी कांस्टेबल का हो गया, ग्रुप डी के लिए भी वहां पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया गया है। इसका भी फायदा आपको सब्सक्रिप्शन के साथ ही मिल जाएगा। प्लस क्विजेस के लिए आप कॉम्पीट का यूज कर सकते हैं, कॉम्पीट भी वहां पे मिल रहा है। और उसके अलावा जो एसएससी नोट्स आप एप्लीकेशन पे पा सकते हैं उनका भी फायदा उठा सकते हैं, जो भी नोट्स आपको चाहिए उसका भी जरूर फायदा उठाइए। उसके अलावा आप किसी भी तरीके का डाउट्स है तो डाउट्स को भी पूछ सकते हैं, आज का डाउट करके वहां पे आप उसको यूज कर सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए भी मैं आपको यही कहूंगा कि कोड आप अप्लाई करें wimleys@14, अभी आपको 23% तक का ऑफ है। तो मैं यही कहूंगा कि जल्दी से इस ऑफर का फायदा उठा लीजिए और न्यू ईयर में एक नए संकल्प के साथ अपने एग्जाम्स को क्रैक करने में लग जाइए, जहां पे हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।